हेलो फ्रेंड, आप लोग अच्छे होंगे। आज पीटी 365 के बुक आ गया है यूपीएससी पीटी के लिए एक रिवीजन। इसमें करेंट से आपको रिलेटेड होगा। एक पीटी का है सेगमेंट में आपको इसमें क्या क्या है न्यूज सो आपको डिस्कस होगा। सबसे पहले मूल ढांचे का सिद्धांत एक में वीडियो बनाया था, उसमें कर रखा था इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में करूँगा। अब जिला न्यायाधीशों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 370 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिवेशन लाया गया था, हेट स्पीच और संसद के अंदर संबंध, न्यायपालिका चुनाव, महत्वपूर्ण अधिनियम और सुर्खियाँ जो भी सब है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लें। तो मूल ढांचे का सिद्धांत की बात है तो केशवानंद भारती मामले को 50 वर्षों पूरा हो गया। केशवानंद भारती मामले सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया था 1973 में, उसको 50 वर्ष पूरा हो गया। तो जानते हैं केशवानंद भारती मामला 1973 क्या है। केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित है ये। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का जो मामला आया था, केशवानंद भारती बनाम प्रयागराज, तो चुनौती दिया था, जिसमें बताया गया था अनुच्छेद 25, 26, 31 का जो कानून बनाया गया उसका उल्लंघन है। उसके खिलाफ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसमें 13 न्यायाधीश की पीठ ने, जो अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, फैसला दिया था, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान की वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही निर्णय यह भी दिया था कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधानों में यानी मूल अधिकार सहित में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषता या मूलभूत सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए, ओवरलोप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले देखें तो गोलकनाथ विवाद भी था 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है, जिसमें गोलकनाथ बाद 1967 में कहा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान में संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा जुडिशियली रिव्यू की पावर की बात करता है, जिसमें कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। तो इसकी देख लेते हैं विकास क्रम। मूल संसद, तो सबसे पहला A.K. गोपालानंद 1950 मामला है। उसके बाद 1951 में शंकरी प्रसाद बाद था, तो 1965 सज्जन सिंह था। उसके 1967 में गोलकनाथ विवाद हुआ, जिसमें अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं किया था। उसके बाद संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसमें 2 विवाद आया था। उसके बाद 1971 देखें तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों सीमित है, संसद संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। उसके बाद 73 में केशवानंद भारती विवाद आया था। लेकिन 24वां संविधान संशोधन को इसमें बताया गया था, तो 24वां संविधान में यह कहा गया, संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। 25वां संविधान संशोधन, जिसमें धारा 2 के तहत उचित मुआवजा के साथ संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई थी। लेकिन धारा 3 के तहत नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार को प्राथमिकता प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 39B और 39C के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त कर दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट था। इसमें अब देख लें कि मूलभूत सिद्धांत कौन कौन सी है। भारत की संप्रभुता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ईश्वर सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार, संविधान के पंथ निरपेक्ष संघीय स्वरूप, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य संतुलन। ठीक है, मूल ढांचा के बारे में देख
संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विधान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे का उल्लेख नहीं किया गया। इस चीज़ को वहीं नोट कीजिएगा। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व देखें तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति को उचित रूप पर नियंत्रित भी किया था। संविधान एक जीवित दस्तावेज बता रहे हैं। इसके लिए कानून, प्रशासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे कई सिद्धांत का मूल ढांचे में शामिल किया गया है। भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गया है। सुनिश्चित करता है संविधान की संघीय ढांचा कमजोर न हो। ठीक है। उसके बाद देखें तो जिला न्यायालय की स्वतंत्रताएं, उनमें मूल ढांचा। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ मामले में खुद बताया है कि जिला न्यायालय की स्वतंत्रता मूल ढांचे का हिस्सा है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट के नीचे जिला या सत्र न्यायालय होती है। उसमें दो होती है, एक सिविल दीवानी मामला, एक क्रिमिनल या फौजदारी मामले होती है। ठीक है, इसी को देखना। इसमें संबंधित देखते हैं। जिला न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का वेतन, पेंशन, अन्य सेवा शर्तों में देश भर में एकरूपता बनाए रखता है। शक्ति का पृथक्करण की बात करें तो न्यायपालिका के पदाधिकारी को विधायिका कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। पदनाम की सेवा शर्त की बात करें तो एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ होता है कि एक राज्य के न्यायाधीश समान पद पर नियुक्ति न्यायाधीश की सेवा शर्त समान होनी चाहिए। उसके बाद अगर जिला न्यायालय की बात करें तो जिला न्यायालय जो होते हैं, जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी भी होता है। अधीनस्थ न्यायालय का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता, नामाकरण राज्य का निर्धारण करता है। जिला न्यायालय की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर होती है। उसके बाद 370 पे और में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति हाईकोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। इसी को 370 का निरीक्षण देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ से सर्वसम्मति अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा के समाप्त कर दिया था। तो ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति घोषणा को बरकरार रखते हुए 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के बाद उसकी स्वयं की संप्रभुता नहीं रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान में अस्थायी संक्रमण करके प्रावधान था। इस बात को बताया। कोर्ट ने कहा संसद किसी भी राज्य उसका कोई भी राज्य क्षेत्र अलग करके केंद्रशासित प्रदेश बना सकती है। बात सही है। संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों आप हिस्सों को आपस में मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र किसी भी राज्य के हिस्से को मिलाकर राज्य बना सकते हैं। सही है। संविधान का अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार अनुच्छेद 3A प्रयुक्त शब्द राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही केस गया था। SR बम्बई केस के मामले में भी फैसला दिया। उसने कहा कि राज्य के आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। लेकिन अनुच्छेद 370 के इतिहास भी देख लें तो विलय पत्र अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक था महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इस विलय पत्र के माध्यम से वह राज्य के भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत हुए। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया था। भाग 21 का शीर्षक अस्थायी संक्रमण करने ऊपर। अनुच्छेद 370 जो है रक्षा, विदेश, वित्त, संचार, छोड़कर सभी कानून को लागू करने के लिए संसद की सरकार की आवश्यकता थी। भारतीय संविधान 35 से अनुच्छेद 370 ही उत्पन्न हुआ था।
अनुच्छेद 35 में जम्मू कश्मीर राज्य का स्थायी निवासियों विशेष दर्जा की मांग तथा अनुच्छेद 3 की बात कर लें, यह प्रावधान करता है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, मौजूदा राज्य की राज्य सीमाओं के नाम परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद देखिए तो अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपयुक्त कानून के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद किसी सदन में पेश किया जाएगा। यदि विधेयक किसी राज्य, क्षेत्र या सीमा प्रभावित इस विधेयक को किया जा सकता है। मैं उसको देखे तो NCCSA राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 लाया गया, तो इसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया यह विधेयक। अब यह विधेयक अधिनियम बन गया। तो ये क्या कहता है, NCTE देखे तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA, इसके अध्यक्ष दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हैं। इसके सदस्य सचिव दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव होती है। उसके बाद सदस्य में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव भी आते हैं। अब ये जो विधेयक पारित हो गया है, इसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस पर दिल्ली के LG को सिफारिश करना है। यानी ऐसा सिस्टम बना दिया है कि LG से सहमति हो। तो LG की शक्ति की बात कर लें तो जिनमें LG की शक्ति की बात करें तो पूर्णतः अपने विवेक के कार्य कर सकता है। इस मामले में दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है, किंतु LG को सौंपा गया है। ऐसे मामले में LG कोई न्यायिक और न्यायिक करने की आवश्यकता होती है। LG की प्रमुखता की बात करें तो यह कानून LG के अधिकारियों पर विस्तार करता है। इसके तहत NCCSA की सिफारिश को स्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। LG और NCCSA के बीच मतभेद होने पर LG अंतिम निर्णय होगा। इसमें LG की शक्ति को बढ़ा दिया है। और देखते हैं NCT दिल्ली का शासन। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया। अनुच्छेद 239 में इसका उल्लेख सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रशासक द्वारा किया जाएगा। यानी जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे LG को नियुक्त किया जाता है। और यह 69वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और मैं आपको बताता हूँ बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर हुआ था। अधिनियम 1951 द्वारा दिल्ली की विशेष दर्जा में 69वां संविधान 1951। ठीक है। उसके बाद देखिए 239 AA को जोड़ा गया, जिस विधानसभा और मंत्रिपरिषद का युक्त है। उसके उपराज्यपाल को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दिल्ली विधानसभा की शक्तियाँ की बात करें तो विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि को छोड़कर राज्य सूची एवं समृद्धि सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। संसद दिल्ली संबंधित राज्य और समृद्धि सूची के विषय पर कानून बना सकती है। उसके बाद देखें प्रिवेटिव डिटेंशन की बात कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है प्रिवेटिव डिटेंशन निवारक निरोध का केवल आधारभूत परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं कि प्रिवेटिव डिटेंशन का अर्थ क्या होता है। अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था को सक्षम खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने के रोकने उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट का तो उल्लंघन है। तो भारत का संविधान 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में सुरक्षा प्रदान करता है। प्रिवेटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। संसद भारत की सुरक्षा, विदेशी मामले सुरक्षा के मामले में अन्य प्राधिकारी प्राप्त है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। देखिए तो जिनमें प्रिवेटिव डिटेंशन का प्रावधान पाए गए दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक्स, गैर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इसमें
उसके बाद देखते हैं तो व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनैलिटी राइट्स। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता को व्यक्तित्व अधिकार को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर संरक्षण दिया। व्यक्तित्व अधिकार के तर्ज पर किसी व्यक्ति को निजता अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए का अधिकार है। व्यक्तित्व अधिकार में नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवियां जनता द्वारा आसानी से पहचान जाने वाली किसी अन्य विशेषता को करते हुए जो कि सेलिब्रिटी आदि के व्यक्ति का प्रतीक है। भारत में व्यक्तित्व का अधिकार, ये समझ लेते हैं। देखें तो देश में व्यक्तित्व का अधिकार, उसके संरक्षण किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निजता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसका तत्व विद्यमान है। व्यक्तित्व का अधिकार को देखें तो दो प्रकार से मिल जाते हैं। एक पब्लिसिटी का अधिकार, राइट टू पब्लिसिटी, यह किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति या मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार देता है। ये एक ट्रेडमार्क अधिनियम 1919 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून द्वारा शामिल किया गया। निजता के अधिकार की बात करें, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप प्रदर्शित न करना का अधिकार है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान का अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति एस पुट्टास्वामी मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को शामिल किया गया। निजता का अधिकार फैसला पुट्टास्वामी मामले में दिया था। मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, प्रतीक या नाम अधिनियम 1950, यह कानून इस अधिनियम के अनुसूचित सूचीबद्ध गणमान्य व्यक्तियों के नामों के प्रतीक को अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता, यदि कोई व्यक्ति किसी मृत या उसके परिवार को प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रदर्शित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। उसके बाद देखें तो हेट स्पीच का मुद्दा बना हुआ है। हेट स्पीच की देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इधर को हेट स्पीच की समस्या का स्थायी प्रावधान खोजने के लिए आपस में सहयोग की आवश्यकता बताया। हेट स्पीच के बारे में देख रहे हैं तो हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया। इस चीज़ को आप देखो, यूपीएससी जो है ना, वो स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको स्टैटिक्स पार्ट्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिमिनेट मेथड यूज कर सकते हो यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो 26 मई को है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा भाई। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपकी तो मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़रूर एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हल्का प्रतीक चिन्ह मामले में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से प्रसारित किया जा सकता है, जो हेट स्पीच के मुद्दा बनता है। भारत में संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 19(2) में सभी नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दे रखा। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों का साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता की बात करें तो निर्बंध लगाए गए। भारतीय दंड संहिता 2023 में देखें, धारा 196 कहता है, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुओं को बढ़ावा देने की दंडित करता है। वही धारा 299 के देखें तो किसी भी वर्ग के धार्मिक विश्वास का अपमान करना, ठेस पहुंचाना, जानबूझकर दुरुपयोग करना दंड परिभाषित किया गया है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम भी है, आरपी एक्ट 1991 अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है, जो आकर व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग किया था, बस सही है। धारा 123 और धारा 125 निर्वाचन के संबंध, धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुओं फैलाने वाली विधियों को भ्रष्ट चुनावी आचरण के साथ रोक लगाता है। उसमें धार्मिक संस्था दुरुपयोग अधिनियम 1988 भी है, धारा 3G के तहत धार्मिक संस्थाओं को अनुबंधों के लिए बताया। उपासना स्थल अधिनियम 1991 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित स्थलों में मामले में सुनवाई करने से अन्य अदालत को रोकने का आदेश नहीं दे सकता है। वो बात सही है। उपासना स्थल अधिनियम 1991 यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही होगा जो पंजाब 1947 में था। सही है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल के किसी अलग संप्रदाय उसके किसी दूसरे वर्ग की परिवर्तित नहीं होगी।
यह अधिनियम राज्य को प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है उपासना स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध सभी मुकदमे अपील कोई कार्यवाही 1947 को किसी अदालत प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे अयोध्या में विवादित स्थल इस अधिनियम से छूट दी गई है। तो अब देखते हैं, तो सुर्खिया में रहने वाली सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची सुर्खिया में था। ओडिशा के मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देखें तो इसमें अभी 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में देखें तो 14 भाषा था जिसमें, और उसके बाद संशोधन करके जोड़ा गया है। सिंधी भाषा को 1967 और कोंकणी मणिपुर नेपाली को 1992 में जोड़ा गया। कोंकणी के मणिपुरी और नेपाली को 1972 में 1992 में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली बोर्डों को जोड़ा गया। उसके बाद संविधान की 9वीं अनुसूची आती है, जो प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 में द्वारा संशोधित संविधान में शामिल किया गया था। संविधान अनुच्छेद 31 भी जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों को कानून का मौलिक अधिकार उल्लंघन अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु बनाम 2007 मामले में सुप्रीम 24 अप्रैल 1973 के बाद अनुसूची में शामिल किए गए कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये बताया गया है। न्यायालय के साथ चुनौती दी जा सकती है यदि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मौलिक अधिकार उल्लंघन करता है। तो उसके बाद चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है। जांचकर्ता उन्हें बोलना या अपराध स्वीकार करने का मजबूर नहीं कर सकते। चुप रहने का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 20-30 में निहित है। अनुच्छेद के अनुसार किसी भी अपने खिलाफ साक्ष्य बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। उसकी आपराधिक कार्यवाही तक सीमित है। जिस व्यक्ति की सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही हो, उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। किसी अपराध की मुक्ति नहीं होता है, वो वकील रखने का हकदार भी है। ठीक है, निजी क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी आरक्षण का मुद्दा था। हरियाणा ने 75% आरक्षण दे दिया था, जिसमें बताया निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली नौकरी में बताया है 75% का आरक्षण रहेगा, जो हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। भारत का संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सही है। ऑपरेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिव में सकारात्मक कार्रवाई जो अमेरिका के कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्ति के खिलाफ पक्षपात ऐतिहासिक प्रतिरूप में निपटने का था, जो अनुच्छेद 15 और 16(4) सरकार का आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी बाद जो रोजगार शिक्षा दोनों में OBC ST के लिए आरक्षण 50% की सीमा निर्धारित किया गया था। रंगनाथ मिश्रा आयोग इसे धार्मिक और धार्मिक और विशेष अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका गठन भारत के भाषाई धार्मिक संख्याओं अलग हो ये मुद्दे रेखांकित करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों मैं बताऊँ अब नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 355 है, जिसमें अनुच्छेद 355 के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक का उल्लेख आपातकाल का उल्लेख कर रखा है। तो 3 तरह का आपातकाल होते हैं मैं और उसके बाद डिस्कस करूँगा। संघ कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमणकारी को शांति प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, पैदल चलने का अधिकार जो पंजाब सरकार ने लागू किया था, मैं बताता हूँ। आपातकाल जो होता है ना 3 प्रकार होती है, देखते हैं कौन कौन। एक 352 के अंतर्गत आता है, एक 356 के अंतर्गत, एक 360।
352 आंतरिक या बाह्य मामले में आपातकाल लागू किया जा सकता है, ठीक है। और 356 जो है ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो राज्य अगर उसके अनुसार में चल रहा है तो उससे। और 360 जो बीती है जो ये कभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं दूसरा डिस्कस करूँगा। दोस्तों लाइक शेयर जरूर आप कीजिएगा।